हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चैप्टर 3 जो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को देखेंगे। ये इसका मैराथन क्लास है, यानी कि इस क्लास में हम जो आपका चैप्टर 3 है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इसके सभी टॉपिक को कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। अगर बात करें हम पिछली बार, तो पिछली बार के एग्जाम में इस चैप्टर से 8 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, यानी कि 2 क्वेश्चन आए थे 4-4 नंबर के। तो ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर से तैयार करके जाइएगा। चैप्टर ज़्यादा टफ नहीं है, आपको केवल बेसिक समझ लेना है, इसके बाद आप आगे का जो टॉपिक्स है उसको अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। जो भी पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, ये जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका हम सिलेबस देख लेते हैं कि इस जो चैप्टर 3 है आपका, इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जो आपका चैप्टर नेम है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, यानी कि विद्युत अपघटनी प्रक्रिया। इसमें जो पहला टॉपिक है आपका वो है नीड ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रो डिपोजिशन को ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं विद्युत लेपन। तो सबसे पहले पढ़ना है आपको इलेक्ट्रो डिपोजिशन के क्या क्या नीड्स हैं इसकी। इसके बाद दूसरा टॉपिक है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रोलाइसिस के कौन कौन से नियम है। और आपको बता दें यही क्वेश्चन जो है पिछली बार के एग्जाम में आया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस के कौन कौन से नियम, इसको लिखिए। इसके बाद फिर तीसरा है प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन, क्लियरिंग ऑपरेशन, डिपोजिशन ऑफ मेटल, पॉलिशिंग एंड वपिंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चौथा टॉपिक है इसमें आपका कि जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से हम इक्विपमेंट और एसेसरीज़ का यूज़ करते हैं, उन इक्विपमेंट के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये 4 टॉपिक हो गए। इसके अलावा यहाँ पर 5 टॉपिक और हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जो और टॉपिक से देख लेते हैं, इसमें देखिए जो 5वां टॉपिक है आपका पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रो डिपोजिशन। तो पिछली बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रो डिपोजिशन को अफेक्ट करते हैं। और इसके बाद 6वां टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनाइजिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, गैल्वेनाइजिंग और एनोडाइजिंग। ठीक है, बस आपको समझना है। यहाँ पर ये वर्ड आपको टफ लग रहा होगा कि गैल्वेनाइजिंग, अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आपको ये टफ लग रहा हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है कि गैल्वेनाइजिंग और एनोडाइजिंग होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, यानी कि अभी तक हमने इसके ऊपर के जितने भी टॉपिक्स है उसमें हमने पढ़ा था कि कंडक्टिंग मटेरियल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल मेथड के द्वारा हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इसको यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से हम कुछ केमिकल्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वो किस प्रकार से किया जाता है इसको पढ़ना है। तो आपका बेसिक यही है, आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए हम चैप्टर पहले वाले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला वाला टॉपिक जो है बिल्कुल बेसिक है, आप लोगों को पता होगा कि विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, विद्युत अपघटन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको बेसिक है, आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो इसका नोट्स हमारे टेलीग्राम पर पड़ा है, आप लोग देख लीजिएगा। केवल बेसिक का पढ़ा है और आगे का नोट्स नहीं पढ़ा है, इसलिए हम वीडियो के माध्यम से आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता क्या है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस चैप्टर को देखिएगा, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ये चैप्टर को देखना है। शायद 30 से 40 मिनट का ये वीडियो होगा, वो कंप्लीट देखेंगे तो आपका चैप्टर से तैयार हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे कि 8 नंबर आपको मिलेंगे ही, और 8 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला है इस चैप्टर से। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस देखिए विद्युत अपघटन जो यहाँ पर टर्म है, विद्युत अपघटन ये एक केमिकल टर्म है, मतलब कि केमिकल प्रोसेस होता है। यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत अपघटन जो प्रोसेस होता है एक केमिकल प्रोसेस होता है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी विद्युत अपघट यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक पर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं और वह क्या होता है, अपघटित हो जाता है। उसे ही क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि अगर कोई भी तरल पदार्थ हम लेते हैं और उसमें करंट को प्रवाहित करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण उस तरल पदार्थ के आयन जो होते हैं उससे अलग हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को बेसिकली हम बोलते हैं विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अगर हम उदाहरण के लिए आपको बताएं, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट, मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट जिसका फार्मूला AgNO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं और उसके घोल में हम करंट को फ्लो कराते हैं, तो यह सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा, अपने अलग अलग आयन में, यानी कि एक सिल्वर और नाइट्रेट के आयन में यह क्या होगा, अपघटित हो जाएगा। तो ऐसी ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। तो आपको समझ में आ गया होगा विद्युत अपघटन क्या होता है। और इसका एक बिल्कुल इजी एग्जांपल है कि जब जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं कि विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, एग्जाम में आ भी सकता है।
अब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका पहला टॉपिक है नीड ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रो डिपोजिशन की क्या आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वर्ड समझिए इलेक्ट्रो डिपोजिशन। इलेक्ट्रो डिपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं विद्युत निक्षेपण। तो विद्युत निक्षेपण टर्म काफ़ी ज़्यादा कठिन है, आपको नहीं समझ में आएगा। आप ऐसे समझिए कि नीड ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन, इलेक्ट्रो डिपोजिशन का मतलब होता है, आप इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं। डिपोजिशन का मतलब यहाँ पर जो है डिपॉजिट करना, यानी कि जैसे कि आप कहते हैं ना, कोई भी आप एक मेटल की ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उस पर किसी परत को चढ़ाइए, तो जो परत को हम चढ़ाते हैं उसी को बोलते हैं कि परत को डिपॉजिट किया जाता है, यानी कि जमा किया जाता है। जैसे आप डिपॉजिट वर्ड समझ पा रहे होंगे, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो डिपोजिशन। यहाँ पर हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल विधि का उपयोग करते, कोई भी धातु को हम क्या करते हैं, कोई भी धातु को किसी सतह पर उसको कोटिंग करते हैं, उसकी सतह पर कोटिंग करके उसको डिपॉजिट करते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो डिपोजिशन। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लिखे हैं, इसमें बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत निक्षेपण या इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। और सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, मतलब कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो आपका वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस प्लेटिंग। यहाँ पर जो प्लेटिंग का मतलब होता है परत चढ़ाना, यहाँ पर समझ लीजिए प्लेटिंग का मतलब होता है कि परत चढ़ाना, और जो आपका इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो शब्द का अर्थ होता है विद्युत के माध्यम से कोई कार्य करना है, अर्थात कि मतलब कि किसी धातु की सतह पर दूसरी धातु की पतली परत को चढ़ाना है, इलेक्ट्रो डिपोजिशन बोलते हैं, या फिर आप इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सिंपल मीनिंग जो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर एग्जाम में आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो आपको लिखने में आसानी होगी। इलेक्ट्रो का मतलब है कि विद्युत के माध्यम से कोई कार्य करना, और प्लेटिंग का मतलब है कि किसी धातु की सतह पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाना। तो डिफाइन कैसे करेंगे, इसका डेफिनेशन इस प्रकार से देंगे कि विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे कि लोहे की वस्तुओं को हम संक्षारण से बचाने के लिए तथा चमक के लिए उन पर तांबे, निकेल अथवा क्रोमियम का लेपन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोहे की वस्तु होती है, लोहे का कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, उसको हम संक्षारण से, कोरोजन से या फिर रस्ट से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो उसी को जो नॉर्मल लैंग्वेज उसको बोलते हैं, उसको पेंट करते हैं, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, उसको हम प्लेटिंग करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, विद्युत लेपन करते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रो, आपका इलेक्ट्रो डिपोजिशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रो डिपोजिशन को इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं। अब देखिए उसको इलेक्ट्रो डिपोजिशन जब अगर एग्जाम में आता है तो आपको इलेक्ट्रो डिपोजिशन को डिफाइन करना है, होता क्या है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इलेक्ट्रो डिपोजिशन के क्या नीड है उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखिए विद्युत निक्षेपण यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के उपयोग कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जैसे कि सरफेस प्रोटेक्शन। देखिए सरफेस के प्रोटेक्शन के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग आमतौर पर सतहों पर एक सुरक्षात्मक कोटिंग प्रदान करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए आप लोगों ने देखा होगा, स्टील की जो भी कंस्ट्रक्शन, स्टील की जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी संरचना होती है, उसको हम जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता की एक परत चढ़ा देते हैं। तो इसे बोलते हैं सरफेस प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आपके पास स्टील का कोई ऑब्जेक्ट है, उसके सरफेस को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, यानी कि उसके ऊपर कोई किसी अन्य धातु की एक परत चढ़ा देंगे। और दूसरा होता है डेकोरेटिव प्रोटेक्शन के लिए। तो आप लोगों ने देखा, घरों में देखा होगा, जो लोहे के दरवाजे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मतलब कि डेकोरेटिव पर्पस से भी उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, उसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं जिससे कि वो देखने में अच्छा लगे। तो इस पर्पस के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। जैसे कि ज्वेलरी हो गया, ऑटोमेटिव एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन सभी उद्योगों में क्या होता है, सजावटी उद्देश्य के लिए हम इलेक्ट्रो डिपोजिशन या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं। तो ये दो इसके नीड हैं, इलेक्ट्रो डिपोजिशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी कुछ अन्य है, उसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रो डिपोजिशन के तीसरा नीड क्या है, रीस्टोरेशन एंड रिपेयर। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग हम क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त या घिसे पिटे घटकों को पुनर्स्थापित और मरम्मत करने के लिए किया जाता है। इसके घटक का जीवन काल बढ़ जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है, जब आपके पास कोई लोहे या स्टील का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब वह खराब होने लगता है, यानी कि मतलब कि वह क्षतिग्रस्त होने लगता है, तो उसका मतलब कि जीवन काल बढ़ाने के लिए उसको हम पेंट कर देते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, पेंट कर देते हैं, और यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज बोलेंगे, उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की उसकी आवश्यकता होती है, उससे क्या होता है, उसका जीवन काल बढ़ जाता है। फिर देखिए इसमें फोर्थ है आपका कंपोनेंट फैब्रिकेशन। कंपोनेंट फैब्रिकेशन का मतलब है, इसका उपयोग विभिन्न घटकों के निर्माण में किया जाता है, जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आप लोग इसमें बनाकर भी लिख सकते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन, यानी कि कोरोजन से सुरक्षा के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, रिकंस्ट्रक्शन में मेटल का रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करते हैं। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल के एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण में भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही यूज़ करते हैं। तो ये आपका पहला टॉपिक समाप्त हुआ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्या नीड्स होते हैं।
अब देखिए आपका चैप्टर 3 में दूसरा टॉपिक है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन के नियम। तो इसको जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है इसको हम फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम लिखिए तो यही लिखा जाएगा, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपको बता ही चुके हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी विद्युत अपघट्य पर विद्युत प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाता है, उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिक माइकल फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित 2 नियमों का उन्होंने प्रतिपादन किया, जिसे फैराडे के विद्युत अपघटन नियम कहते हैं। तो अब देखते हैं फैराडे का जो विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है वो किस संबंध में है। देखिए बेसिकली फैराडे ने जो विद्युत अपघटन संबंधित 2 नियम दिए, उसमें जो पहला नियम है वो यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है उसके दौरान जो भी उत्पादित पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, जो भी उत्पादित पदार्थ की मात्रा है वो सीधे इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से विद्युत आवेश की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसको देखिए। इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशंस में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, और इसी को हम बोलते हैं फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। यानी कि अगर मुख्य पदार्थ की मात्रा W हो और धारा की मात्रा Q हो, मुख्य पदार्थ की मात्रा अगर W हो, धारा की मात्रा Q हो, तो W इक्वल क्या हो, W प्रोपोर्शनल Q होगा। और जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो W इक्वल आ जाएगा Z इंटू Q। यहाँ पर Z जो है आपका एक नियतांक है। तो बेसिकली जो फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है, शॉर्ट में आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोलाइटेड प्रोसेस में यदि मुख्य पदार्थ की मात्रा W हो और धारा की मात्रा Q हो, यानी कि विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा Q हो, तो W इक्वल जेड क्यू, ये आपका नॉर्मल एक फार्मूला होता है। जहाँ जेड क्या है, आपका एक नियतांक है जिसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं, और इसका मात्रक जो होता है वो ग्राम कूलाम होता है। अब यहाँ पर देखिए ये फार्मूला आपके पास आ गया W इक्वल जेड इंटू क्यू, लेकिन Q इक्वल होता है IT, ठीक है। Q इक्वल होता है IT, यानी कि तो Q इक्वल अगर IT रखेंगे तो यहाँ पर W इक्वल हो गया Z इंटू IT इंटू T। तो विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से ये फार्मूला आपके पास आ जाता है W इक्वल जेड इंटू IT इंटू टी, जहाँ पर Z आपका क्या है, एक नियतांक है, और I आपका धारा है, और T जो है आपका वो समय है। तो अगर एग्जाम में आता है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम तो आपको ये दोनों नियम लिखने होंगे। अब हम देखते हैं दूसरा नियम, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है इसमें, जो फैराडे का द्वितीय नियम है। तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस में जब किसी विद्युत अपघटक के विलयनों में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। यही फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है, ठीक है। यानी कि W प्रोपोर्शनल यहाँ पर E होगा। यहाँ पर जो E है वो क्या है, तुल्यांकी भार है। अगर 2 विलयन की बात करें यहाँ पर हम 2 विलयन की बात करें तो W1 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा E1 और W2 प्रोपोर्शनल E2। तो W1 अपान E1 और क्या हो जाएगा W2 अब इक्वल W2 अपान E2 हो जाएगा। यहाँ पर W1 W2 की बात करें तो W1 और W2 जो है पदार्थों के द्रव्यमान है, और E1 और E2 जो है पदार्थों के तुल्यांकी भार हैं। तो सेकंड नियम भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि विद्युत अपघट्य के विलयनों में समान विद्युत मात्रा की प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों का जो द्रव्यमान है यानी कि W उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। यही फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है। तो अगर एग्जाम में आता है तो आपको यही बस इतना लिखना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग द इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस। तो इलेक्ट्रो डिपोजिशन जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रो डिपोजिशन हमने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रो डिपोजिशन को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग हम किसी कंडक्टिव सरफेस को मेटल या एलॉय की परत से कोटिंग करने के लिए किए जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मेनली जो फैक्टर है वहाँ यहाँ पर हमने मेंशन किया है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें होता है कि इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन, यानी कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं उसका कंपोजिशन, उसका मतलब कि उसका कितना वो मतलब कि यहाँ पर कंपोजिशन उसका किस प्रकार से है, ठीक है।
देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक संरचना जो है डिपोजिशन के रेट, कोटिंग की क्वालिटी तथा प्लेटेड मेटल के प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करता है। यानी कि जो भी आप इलेक्ट्रो डिपोजिशन के प्रोसेस में या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो क्या करता है, डिपोजिशन के रेट यानी कि किस प्रकार से परत चढ़ रही है उसके रेट को, और कोटिंग की क्वालिटी यानी कि जो आप कोटिंग कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, और प्लेटेड मेटल के प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है। ये आपका पहला पॉइंट है। इसमें दूसरा पॉइंट है करंट डेंसिटी, यानी कि करंट डेंसिटी क्या है। ये देखिए जो करंट डेंसिटी है यह क्या करती है, इसमें ये क्या अफेक्ट डालता है, यह जो होता है मेटल डिपोजिशन के रेट को यानी कि इसके दर को, और कोटिंग के थिकनेस यानी कि मोटाई को निर्धारित करता है। अगर हाई करंट डेंसिटी हाई है यानी कि ज़्यादा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, फास्टर डिपोजिशन रेट होगा। लेकिन अगर इसे हम ठीक से कंट्रोल नहीं करते हैं तो यह क्या होता है, असमान या खराब प्रॉपर्टी वाली कोटिंग हो सकती है। तीसरा टर्म है इसमें टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर आप कितना रख रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्य का तापमान अगर ज़्यादा है तो डिपोजिशन रेट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिपोजिशन रेट इंक्रीज हो जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है, अधिक तापमान पर जो प्लेटेड लेयर की प्रॉपर्टीज़ यानी कि जैसे कि इसका स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रेस हो गया, इन सब चीज़ों को ये क्या कर सकता है, इफेक्ट डाल सकता है। और नेक्स्ट जो फैक्टर है इफेक्ट डाल सकता है वो है टाइम। तो इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस की ड्यूरेशन कोटिंग की थिकनेस को इफेक्ट करती है। लॉन्गर डिपोजिशन टाइम का रिजल्ट क्या होता है, थिकर कोटिंग। यानी कि अगर लंबे समय तक डिपोजिशन करते हैं तो उसको क्या होगा, उसका परिणाम होगा कि मोटी कोटिंग जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होगी। ठीक है, तो ये आपका था टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनाइजिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो गैल्वेनाइजिंग को आप सबसे पहले समझ लीजिए। इसके बाद गैल्वेनाइजिंग का मतलब है गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि स्टील या जस्ते को हम पतली परत से ढक दें या पतली परत उसके ऊपर चढ़ा दें। और गैल्वेनाइजिंग क्यों करते हैं, तो गैल्वेनाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है गैल्वेनाइजिंग तो आप लोग समझ लो कि इसमें क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग में हम स्टील को स्टोल पर क्या करते हैं, जस्ते की पतली परत से ढकते हैं। गैल्वेनाइजिंग में यहाँ पर गैल्वेनाइजिंग आ रहा है कि यहाँ पर जिंक का ही यूज़ किया जाता है। तो जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में होता क्या है, इसका प्रोसेस किस प्रकार से होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको समझना है। तो देखिए जो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, मेटल आइटम को जिंक बाथ होता है, एक जिंक का बाथ होता है, उसमें क्या करते हैं, डुबोते हैं। यानी कि जिस भी मेटल आइटम को हमको जिंक की परत चढ़ानी होती है उसको हम जिंक बाथ में डुबो देते हैं। अब जिंक बाथ जो होती है आपका जिंक मेटल से बनी होती है और उसमें स्पेसिफिक केमिकल होते हैं, उसमें टेम्परेचर उसका मेंटेन किया जाता है। तो जब हम मेटल आइटम जिंक बाथ में डाल देते हैं तो जिंक मेटल का सरफेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। तो जो भी जिंक मेटल होता है उसका सरफेस पर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है और जिंक कोटिंग मेटल आइटम पर क्या होता है, फॉर्म हो जाती है, यानी कि चढ़ जाती है, उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। और इस प्रोसेस को हम हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है इसमें, देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पर इस टाइप से एक प्रकार का मेटल है। ठीक है, ये आपके पास मेटल है और आपके पास इस मेटल को आपको क्या करना है, इस पर जिंक की परत चढ़ाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक हमने क्या ले लिया, ये जिंक का, ये ZN लिख देते हैं, जिंक का बात है। तो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में होता क्या है, ये आपका मेटल आइटम है। ठीक है, ये आपका मेटल आइटम है, इस मेटल आइटम को हमको जिंक की परत इस पर चढ़ाना है। इसको क्या करेंगे, इसको उठा के लाएंगे, एक जिंक बाथ में इसको डुबो देंगे। जिंक बाथ में होता क्या है, जिंक बाथ में होता है जिंक होता है और उसमें स्पेसिफिक केमिकल मिले होते हैं और उसमें कुछ टेम्परेचर उसका मेंटेन किया जाता है। तो जैसे ही हम इस मेटल आइटम को क्या करेंगे, जिंक बाथ में डालेंगे तो जिंक मेटल का सरफेस पर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है और जिंक कोटिंग मेटल आइटम पर फॉर्म हो जाती है। यानी कि इस पर क्या होगा, इस पर क्या हो जाएगा, जिंक की परत चढ़ जाएगी और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें गैल्वेनाइजिंग से जिंक कोटिंग मेटल सरफेस पर बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बना लेता है जो कोरोजन और रस्टिंग से प्रोटेक्ट करता है। जिंक कोटिंग क्या करता है, एयर और मॉइस्चर यानी कि नमी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने से बचाता है, जिससे मेटल की लॉन्गिविटी क्या होती है, मतलब कि जीवन काल इसका बढ़ जाता है। और गैल्वेनाइजिंग स्टील का उपयोग कहाँ पर करते हैं, कंस्ट्रक्शन में करते हैं, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, जहाँ पर हमको ड्यूरेबिलिटी और कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजिंग स्टील का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनाइजिंग, ये मतलब कि गैल्वेनाइजिंग का प्रिंसिपल क्या होता है।
देखिए गैल्वेनीकरण का सिद्धांत क्या होता है ये समझना है आपको। देखिए गैल्वेनाइजिंग का जो सिद्धांत है वो स्टील या लोहे की वस्तुओं की सतह पर प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षात्मक जिंक कोटिंग लगाने की इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस पर आधारित होती है। गैल्वेनाइजिंग के पीछे मुख्य सिद्धांत क्या होता है, जस्ता और स्टील या लोहे के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव में अंतर है। यानी कि गैल्वेनीकरण होता कैसे है, तो जो जस्ता और स्टील या जस्ता और स्टील होता है उसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होता है, उसी वजह से गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस होता है। जिंक स्टील या लोहे की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, यानी कि जिंक जो है स्टील या लोहे की तुलना में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनों के लिए इसमें अधिक आकर्षण होता है। तो जब हम धातु की वस्तु को यानी कि जब हम किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को जिंक के बाथ में डुबोते हैं या जिंक युक्त घोल से लेप किया जाता है तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जिंक परमाणु जो होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और जिंक आयन बनाते हैं। और ये आयन क्या होते हैं, आसपास के वातावरण से हाइड्रोक्सिल आयनों के साथ साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। और उसी समय स्टील या लोहे के परमाणु क्या होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करते हैं और फेरस आयन बना लेते हैं। इस प्रकार से जो मेटल ऑब्जेक्ट होता है उस पर जिंक की कोटिंग हो जाती है। देखिए जो आपका मेटल ऑब्जेक्ट होता है, मेटल ऑब्जेक्ट मीन्स जिस भी मेटल को हम जिंक की कोटिंग करना चाहते हैं उसको बोलेंगे मेटल ऑब्जेक्ट। मेटल ऑब्जेक्ट सतह पर जिंक हाइड्रॉक्साइड निर्जलीकरण और कार्बोनेशन जैसे अन्य प्रक्रियाओं से गुजरता है, जो अंततः इसे जिंक कार्बोनेट की घनी और चिपकी परत में बदल देता है। यह जिंक कार्बोनेट परत धातु की सतह और पर्यावरण में संचारक तत्वों के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करता है, जो लोहे के ऑक्सीकरण और क्षरण को रोकती है। यानी कि जो ZnCO3 का जो चिपकी हुई परत बन जाता है मेटल ऑब्जेक्ट पर, यही क्या करता है, ऑक्सीकरण और क्षरण को रोकता है। अब बात आती है इसके एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन की बात करें तो इसका उपयोग कंस्ट्रक्शन में होता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में होता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में होता है, हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर गुड्स में होता है, एग्रीकल्चर में होता है। तो कुल मिलाकर गैल्वेनाइजिंग जो है एक वर्साटाइल प्रक्रिया है जो धातुओं को जंग लगने और जंग लगने से बचाती है। इसका उपयोग उन सेक्टर में होता है जहाँ धातु की वस्तुओं की लॉन्गेविटी और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये था आपका गैल्वेनाइजिंग का प्रिंसिपल और इसके एप्लीकेशन। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है एनोडाइजिंग। अभी तक हमने पढ़ा कि गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, अब है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में मेनली एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए एनोडाइजिंग को इसको एनोडाइजिंग ऐसे भी लिखा जाता है और एस करके भी। तो एनोडाइजिंग को एनोडाइजिंग भी बोल सकते हैं। यह क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यानी कि एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है और इसका उपयोग हम धातुओं, मुख्य रूप से एल्युमिनियम, हमने बताया एनोडाइजिंग में एल्युमिनियम का यूज़ होता है। तो एल्युमिनियम और उसके मिश्र धातुओं की सतह पर एक सुरक्षात्मक या सजावटी ऑक्साइड परत बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में वस्तुओं को क्या करते हैं, हम कैथोड की जगह एनोड का रूप में प्रयोग करते हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया क्या करते हैं हम एनोडाइजिंग कहते हैं। ठीक है, अब एनोडाइजिंग का यूज़ कहाँ करते हैं, तो एनोडाइजिंग का उपयोग हम ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर की वस्तुओं जैसे उद्योगों में किया जाता है। और यह क्या करता है, यह एल्युमिनियम की सतह के गुणों को बढ़ाने के लिए एक लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका प्रदान करता है, जो कार्यात्मक और सौंदर्य दोनों लाभ प्रदान करता है। अब एप्लीकेशन की बात करें तो इसका देखिए एप्लीकेशन काफ़ी जगह इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले देखिए इसका यूज़ किया जाता है सजावट व अस्थायित्व के लिए, यानी कि डेकोरेटिव एंड प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए। तो एल्युमिनियम को जो पतली पतली चादर बनी होती है उसको हम कई प्रकार के डिज़ाइन बनाने के लिए, मूर्तियों में, बिजली की लाइटों को फिटिंग्स में, इन सभी पर एनोडाइजिंग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें देखिए टू इम्प्रूव रेजिस्टेंस, यानी कि जंग रोधी बनाने के लिए भी हम एनोडाइजिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए इंजीनियरिंग उद्योग और अन्य उद्योगों में काम आने वाले उपकरण, जो पार्ट्स हो गए, मशीन के पार्ट्स हो गए और मशीन के हिस्से पर एनोडाइजिंग करने का मुख्य लाभ क्या होता है, उनकी खराब होने की गति को रोकना और अधिक मजबूती व दीर्घ जीवन उनको प्रदान करना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ताप या विद्युत प्रवाह बढ़ाने के लिए, यहाँ पर ये पॉइंट देख सकते हैं, ताप या विद्युत प्रवाह बढ़ाने के लिए भी हम एनोडाइजिंग का यूज़ करते हैं। और रंगने व चित्रकारी यानी कि कलरिंग और पेंटिंग के लिए भी एनोडाइजिंग का यूज़ किया जाता है। तो ये इसके एप्लीकेशन थे, एग्जाम में आएगा तो ये आपको लिखना है। बाकी अगर इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको PDF दे देंगे, वहाँ से पढ़ के भी आप इसको समझ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। एनोडाइजिंग में क्या करते हैं, मेनली हम एल्युमिनियम की कोटिंग करते हैं, एल्युमिनियम और उसके मिश्र धातुओं की सतह पर एक सजावटी ऑक्साइड परत बनाते हैं। और गैल्वेनीकरण क्या करते हैं, हम जिंक का यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। इसमें देखिए आपको हमने पूरा 7 टॉपिक था, इसमें हमने आपको बता दिया, केवल 2 टॉपिक बचे हैं।
जो कि क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। अभी तक हमने कंडक्टिंग मटेरियल को देखा था, तो हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं इसको समझना होगा। और नवा टॉपिक है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो इन दो टॉपिक्स को हम यहाँ पर वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं, इन दो टॉपिक्स को हम PDF दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अब IMRE का एग्ज़ाम और UEE का एग्ज़ाम लगातार है, तो IMRE की कुछ मैराथन क्लास ला देते हैं ताकि आप लोगों का तैयारी अच्छे से हो जाए। अब इसमें हम देख लेते हैं इस चैप्टर से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर बात करें इसमें हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर बात करें इसके पहले जो एग्जाम हुआ था यानी कि 2022 में, तो इसमें केवल दो क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में करके ये क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, 8 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आया था इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 नियम बताइए, और दूसरा क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रो डिपोजिशन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक क्या हैं, और तीसरा क्वेश्चन था कि समझाइए कि अचालक नॉन कंडक्टिंग पदार्थों में इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है। तो इसमें से जो 3 क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, तीनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इसमें हम एक क्वेश्चन और ऐड ऑन कर देते हैं, वो भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कौन कौन सा आपको ज़्यादातर तैयार करके जाना है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम है ये आपको तैयार करके जाना है। ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रो डिपोजिशन पढ़ेंगे ना, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपको ये वाला टॉपिक अपने आप तैयार हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रो डिपोजिशन पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसके प्रोसेस को आप आसानी से लिख कर चले जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इक्विपमेंट एंड एसेसरीज काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं, पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं, कैथोड एनोड होता है, और एक कंटेनर या टैंक होता है, ठीक है। ये तैयार करके जाना है। इसके बाद यहाँ पर ये दोनों टॉपिक पिछली बार नहीं आया था, तो हो सकता है ये दोनों टॉपिक आ जाएँ, गैल्वेनाइजिंग और एनोडाइजिंग, और ये वाला टॉपिक तैयार करके जाना है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रो डिपोजिशन। काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस आपको केवल पढ़ के जाना है। बाकी इन 2 टॉपिक का तो PDF हम शेयर कर देंगे। तो ये 3 आपको तैयार करके जाना है। पहला आपको फैक्टर वाला तैयार करके जाना है, और इसके बाद गैल्वेनाइजिंग एनोडाइजिंग ये दोनों तैयार करके जाना है, और इसके बाद यहाँ पर चौथा है आपका लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये 4 टॉपिक आपको तैयार करके जाना है। बाकी तो इसमें बहुत ही इजी है, अगर नहीं तैयार करके जाएंगे तो भी आप लिख लेंगे, ठीक है। तो आज के इस मैराथन क्लास में केवल इतना ही। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि हम और जो IMRE और आपका ड्राइंग का एग्जाम है उसका भी मैराथन क्लास ला सकें, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में।